आपकी जान को खतरा है। कौन आपकी जान लेना चाहता है? क्या खतरा है उन्हें आपसे? चिड़े हुए हैं कि लगातार ये लोग खिलाफत हमारी मांगों के लिए कर रहे हैं। रीट की लेवल 2 की परीक्षा रद्द हो गई है, ये आवाज़ आप कभी नहीं उठाते? एक ग्रुप कहता है कि रद्द करो, जो लेवल फर्स्ट के लिए कह रहा था, ये कहते बहाल करो, तो दो दो ग्रुप बन जाते हैं। उन दोनों ग्रुपों में मैं नहीं पढ़ा था। आपका जो समझौता सरकार के साथ होता है वो जमीन पर कभी नहीं उतरता। लेकिन सरकार मुकर जाए, उनके मंत्री मुकर जाए तो हम क्या कर सकते हैं? और आपकी पूरी नज़र 2023 की विधानसभा चुनाव पर है। देखो, फिलहाल पहले 2023 की तरफ नजर नहीं थी, अब जरूर हो गई। तो अगर आप चुनाव लड़ना ही चाहते हैं तो बीजेपी से लड़ेंगे या कांग्रेस की पार्टी से लड़ेंगे? उपेंद्र यादव कभी भी किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उपेंद्र यादव से। बेरोजगारों के नेता हैं और बेरोजगारों की लड़ाई लड़कर अभी अभी जेल से लौटे हैं। हम इनसे सीधे सवाल करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि बेरोजगारों का इनका दर्द सियासी है या सरोकार कुछ और है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप जो है, और सरकार भी आप पे ये आरोप लगाती है कि आप जो बेरोजगारों का जो दर्द उठाते हैं वो सियासी दर्द है। मतलब आप अपनी सियासी ज़मीन तैयार करने के लिए बेरोजगारों को एक तो उनके सड़कों पर लाते हैं, उनको सरकार के खिलाफ भड़काते हैं, और आपकी पूरी नज़र 2023 की विधानसभा चुनाव पर है। तो ये आरोप कितना सही है? देखो, फिलहाल पहले 2023 की तरफ नजर नहीं थी, अब जरूर हो गई। जिस प्रकार अत्याचार धोखा हो रहा है और सियासी अब उनको लगने लग गया। 2018 में वही पीसीसी में बैठकर बेरोजगारों को समर्थन दिया, जब बेरोजगार वो हितैषी थे, जब बेरोजगारों के साथ वो धरने प्रदर्शन में उनकी आवाज़ उठाते, तब हम लोग उनके हितैषी थे। और आज हम वो आवाज़ उठा रहे हैं। मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने दावा किया था कि ऐसे तथ्य रखे थे जो सरकार के कह रहे हैं, सरकार के आदेश है, सरकार की कथनी करने में अंतर क्यों है? आज पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के लिए मुख्यमंत्री जी ने 2 बार आदेश कर दिया, मुख्यमंत्री के आदेशों की पालना नहीं हो पा रही है। विशेष शिक्षक के जो पद निकालने उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने बोला है, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के लिए बोला है, स्कूल व्याख्याता के लिए बोला है। इसके अलावा जो बजट घोषणा पत्र में, जो विधानसभा में बजट में उन्होंने टेक्निकल हेल्पर 6000 पदों की निकालने की घोषणा की, वहीं 2100 पंचायत राज जेएन भर्ती निकालने की घोषणा की, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी, ये तमाम सरकार की घोषणाएं हैं। सरकार अपनी घोषणाओं से मुकर रही है। लिखित समझौता मंत्रियों का है। यदि हमारी सियासी राजनीति होती तो वो लिखित समझौता नहीं करते, लखनऊ से नहीं बुलाते, हम वाजिब मांगों के लिए संघर्ष करें। मैं तो कह रहा हूं आपके माध्यम से, आप युवा बेरोजगार आयोग बना दीजिए। तमाम आपने समझौता किया, चाहे वो लखनऊ समझौता हो, चाहे लिखित समझौता हो, आप मांगे पूरी करो तो मैं स्टाम्प पे लिख के दे दूंगा, कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं, लेकिन जो सारी बातें आप ये कर रहे हैं कि ये तो सब राजस्थान के बेरोजगारों का दर्द है, लेकिन आप तो लखनऊ चले जाते हैं जब वहाँ पर विधानसभा के चुनाव की तैयारी चल रही होती है, प्रियंका गांधी से मिलने चले जाते हैं, लेकिन राजस्थान के बेरोजगारों का दर्द आप लखनऊ लेकर क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ जब चुनाव थे तो प्रियंका गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि संविदा कर्मी एक अभिशाप पर बेरोजगारों के साथ बड़ा धोखा है। और राजस्थान में उस समय कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती संविदा पर निकालने की पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ऐलान कर दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। हमने विरोध किया, नहीं माने। हम उत्तर प्रदेश गए, लखनऊ गए, हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन हम न झुके न हटे। प्रियंका गांधी जी से मुलाकात हुई और अब 18-19 तारीख को कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती स्थायी भर्ती के तौर पर उसके एग्जाम हो चुके हैं। तो हम वहां पूछे संघर्ष क्या, संघर्ष की जीत हुई है। और अभी नहीं, कभी भी हमें जाने की आवश्यकता पड़ी तो जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी ने यहां वादा किया था कि अब की बार होगा न्याय, और मैं खुद राहुल गांधी जी से मुलाकात की, जी समर्थन दिया तब। तो हमारी मजबूरी है, जब हमारी नहीं सुनी जाती है तो हमें आगे जाना पड़ता है, और वहां गए, उसका परिणाम मिला। लेकिन ये भी तो आरोप लगता है आपके ऊपर कि आप सेलेक्टिव बेरोजगारों के जो सेलेक्टिव मुद्दे ही उठाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर रीट की लेवल 2 की परीक्षा रद्द हो गई है, लाखों बेरोजगार, हजारों बेरोजगार इसकी मांग कर रहे हैं इसको बहाली की, तो ये आवाज़ आप कभी नहीं उठाते? देखो, जो चयनित अभ्यर्थी है जिनके अच्छे नंबर आए, चयनित के उनके अच्छे नंबर आए, परिणाम तो आया नहीं, रद्द कर दिया गया, मैंने तो उनकी हमेशा आवाज़ उठाई है। लेकिन समस्या यह आ जाती है कि लेवल प्रथम की जो ज्वाइनिंग हो रही थी तो लोगों ने कहा लेवल प्रथम को रद्द करने की मांग उठा रहे थे कि रद्द किया जाए, रद्द किया जाए। ये कह रहे बहाल किया जाए। जब हमारे प्रदेश में बेरोजगार को 2 ग्रुप बन जाता है, एक ग्रुप कहता है रद्द करो, दूसरा ग्रुप कहता है कि नहीं बहाल करो, तो किसकी बोले, किसकी बोले? स्थिति यह है जो सड़कों पर आज भी आए हैं, ये वास्तव में इन्होंने मेहनत की है, 3 साल तक मेहनत की है, मैं इनके साथ हूं। लेकिन जो सिस्टम इतना घटिया हो चुका है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, जो माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, जो नए कानून की पालना नहीं हो पा रही, सजा बेरोजगारों को मिल रही है। लेकिन मैं तो सरकार से भी अपील करना चाहूंगा, जो सड़कों पर एक बार इनसे मुलाकात तो कर लीजिए। न्यायालय में मामला है, न्यायालय जो भी फैसला देगा सबको मंजूर होगा, लेकिन सुननी चाहिए। लेकिन मैं इनका साथ इसलिए नहीं दे पा रहा कि एक ग्रुप कहता है कि रद्द करो, जो लेवल फर्स्ट के लिए कह रहा था, ये कहते बहाल करो, तो 2-2 ग्रुप बन जाते हैं। उन दोनों ग्रुपों में मैं नहीं पढ़ा था। फिर तो रीट लेवल में जो पेपर लीक हुआ था, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार जिम्मेदार है। क्यों सरकार जिम्मेदार है? पहली बार मैंने ऐसी भर्ती परीक्षा देखी जिसमें प्राइवेट लोग, जिनके प्राइवेट कॉलेज हैं, उनको कोऑर्डिनेटर बना दिया।
रामकृपाल मीणा, प्रदीप पारासर, ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट क्षेत्र से हैं। तो ऐसा जब सुभाष गर्ग साहब है मंत्री जी, ये भी उन समय आरटेट 2012 में हुआ तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे, तभी पेपर लीक हुआ था। तो पूरी टीम शंका के घेरे में है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, रीट की भी होनी चाहिए, जेईएन की भी होनी चाहिए, और तमाम जो लाइब्रेरियन, इन तमाम भर्ती परीक्षा चाहे एसआई हो, सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक और आपको लेकर लगातार कई तरह के सवाल आपके आंदोलन पर उठते रहे हैं कि आप भीड़ तो इकट्ठी कर लेते हैं, आप सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चला लेते हैं, मंत्रियों और मुख्यमंत्री से भी मिल लेते हैं, प्रियंका गांधी से मिल लेते हैं, तस्वीरें जारी कर देते हैं, लेकिन जो आपका जो समझौता सरकार के साथ होता है या मंत्रियों के साथ होता है वो ज़मीन पर कभी नहीं उतरता। मैं आपको बताना चाहूँगा, देश का पहला ऐसा संगठन है, 1.5 से पौने 2 लाख लोग सरकारी जॉब कर रहे हैं इस संघर्ष के बदौलत। लेकिन हम समझौता मंत्री करते हैं, मंत्री ने लिखित समझौता किया, लखनऊ से बुलाया, समझौता किया, लेकिन सरकार मुकर जाए, उनके मंत्री मुकर जाए तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो दोबारा संघर्ष कर सकते हैं, दोबारा सड़कों पे आ सकते हैं। राजस्थान का पहला संगठन है, बहुत संगठन है, क्योंकि युवा हमारे साथ क्यों आते हैं? उनका विश्वास है। क्योंकि रात को जब भी धरना प्रदर्शन होता है उनके बीच में रहता हूँ, सबके खाना खाने के बाद खाना खाता हूँ, लाठियाँ खानी पड़ती है, सबसे पहले लाठियाँ खाता हूँ। अभी भी जो धरना प्रदर्शन हुआ, जेल में गए, सबकी जमानत करवाई, किसी के एक पैसा नहीं लगा, वकील खड़े किए और कागज लगाए, किसी भी बेरोजगार को परेशान नहीं होने दिया कि उनकी अंतिम समय तक, उनकी मांग तक मैं उनसे जुड़ा रहता हूं, पूरा प्रयास करता हूं। अब सवाल ये उठ रहा है कि कई लोगों को डर है जो युवाओं के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, युवाओं के नाम पे आगे बढ़ना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं, अपने आप को युवाओं का नेता बताते हैं, उनकी जमीन खिसक रही है। उनको पता है कि जब भी प्रदेश का बेरोजगार संकट में आता तो उपेंद्र यादव उनके साथ रहता, कोई भी मामला हो। तमाम भर्ती के लोग मुझसे जुड़े हुए, क्यों जुड़े हुए? उनको पता है कि राजस्थान से लेकर लखनऊ तक जाना होता है, दिल्ली तक जाना होता है, ये जाता भी है और न्याय भी दिलाता है। और अभी तक इन दिनों के अलावा अभी तक बहुत, जैसे रीट 2016 की एसएलपी वापस हुई, रीट 2018 के लिए मना कर दिया तो उसकी वेटिंग सूची हुई जारी, उनको ज्वाइनिंग हुई, तमाम कई मुद्दे हल हुए हैं। बसों का किराया माफ होना, इंटरव्यू प्रथा खत्म होना, कई चीजें जो हमारे संघर्ष के बदौलत हुए हैं। तो बहुत काम हुए हैं, कुछ काम जो पेंडिंग है, तो उन कामों के लिए सरकार सीधी टक्कर ले रहा है। आज सरकार से आज दुश्मनी होगी, सरकार मुकदमे दर्ज कर रही है, मुझे खत्म करना चाह रही है, फंसाना चाह रही है, क्योंकि मैंने कभी भी सरकार के सामने निजी चीज नहीं रखी। और एक चीज और बता दूं आपको कि चाहे लखनऊ का आंदोलन, चाहे यहाँ का आंदोलन हो, हमारे जो बेरोजगार प्रतिनिधि एक भर्ती के बेरोजगार खुद जाते हैं, उनके सामने वार्ता होती है और उन्हीं वही फैसला करते हैं कि आप संतुष्ट हो, बोले नहीं तो हम धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखते हैं, समाप्त करते हैं। तो बेरोजगारों के जो प्रतिनिधि, जो पीड़ित बेरोजगार है, उनकी राय से ही धरना प्रदर्शन आंदोलन हमारा समाप्त होता है, शुरू होता है। तो सरकार आपको क्यों फंसाना चाहती है? आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, लगातार आप कह रहे हैं कि आपकी जान को खतरा है। कौन आपकी जान लेना चाहता है? देखो, जब मैं जेल में था तो मैंने पूछा कि यार ऐसा एक साथ 3 मुकदमे, एक 14 तारीख को 4 मुकदमे लगाकर ऐसी हरकत क्यों की जा रही है? तो कई पुलिस वालों ने बताया कि हमारा नाम मत बताना। पीसी गोविंद सिंह डोटासरा जी ने स्पेशल निर्देश दिए हैं कि इसके साथ मारपीट भी की जाए और इनको खत्म किया जाए, जितना हो सके वो किया जाए। मैंने सोचा कि अफवाह है, लेकिन मैंने 2-3 जगह और पता किया तो मुझे पता चला कि वास्तव में उनका रोल है। उसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मुझे ये भी अभी पता चला है कि मेरे सोशल मीडिया को डैमेज करना चाहते हैं और कोई मामले में फंसाना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे खतरा है। कई बार मेरे घर के बाहर भी रात को गाड़ियां निकली है वहां से, कई बार रात गाड़ियां वहां निकलती। मेरे मकान मालिक ने बताया कि कुछ लोग आके गए थे, पूछ रहे थे कि हमें उनसे मिलना, हमने कहा फोन करिए, वो फोन बोले स्विच ऑफ है। तो मुझे खतरा है, मेरी जान को भी खतरा है। मुझे किसी भी मामले, मेरी गाड़ी में हथियार रख दे, स्मैक रख दे या कुछ भी, किसी भी अनैतिक तरीके से फंसाने की कोशिश की जाएगी। और जो सोशल मीडिया जो इतना मजबूत है, जो सरकार को चुनौती दे रहा है, और मैं तो कह रहा हूं ये राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ भी समाप्त कर दूंगा, मैं खुद भी गांव चला जाऊंगा, लेकिन अपने कतनीर करने में अंतर क्यों? अपनी मांगे पूरी कर दीजिए, वाजिब मांगे। आपने जो कहा, आपने जो लिखित समझौता किया, वही तो मांग मैं उनके सामने रख रहा हूं। कल मैंने धर्मेंद्र राठौड़ जी से मुलाकात की है, उनके सामने सारी चीजें रखी है। वो मुख्यमंत्री जी से आज मिलेंगे, उन तक उनको बात पूछाएंगे कि जो सारे तथ्यात मैंने वो कागज दिए, जो सरकार के, जो मुख्यमंत्री जी कार्यालय से आदेश जारी हुए, उन आदेशों की पालना नहीं हो पा रही, तो वाजिब मांगों के लिए संघर्ष जारी है। लेकिन आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के वो आपको फंसाना चाहते हैं। भाई, उनकी आपसे क्या अदावत हो सकती है? ना तो आपके उनके सियासी तौर पर आप उनके लिए खतरा हैं, तो आपसे एक युवा बेरोजगार से या बेरोजगार नेता से उन्हें क्या अदावत है और क्या खतरा है उन्हें आपसे? देखो, रीट का जो पेपर लीक का मामला हुआ तो उनके पर सवाल उठे। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती वो संविदा पे करना चाह रहे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, हमने विरोध किया, लखनऊ तक गए, प्रियंका गांधी जी से मिले, उसको स्थायी भर्ती करवाए। तो लगातार ये अदावत वहां से बढ़ती जा रही है। और जो अब पीसीसी के बाद प्रदर्शन हुआ तो वो इस चीज पे चिड़े हुए हैं कि लगातार ये लोग खिलाफत हमारी मांगों के लिए कर रहे हैं, जबकि उनको सच्चाई का पता है कि वाजिब मांग है। तो अब वो व्यक्तिगत इस मामले को ले रहे हैं। और मैं कह रहा हूं, मुझे एक बार नहीं 10 बार डाल दीजिए, लेकिन जेल में तो डालने के बदले कुछ काम तो करिए, बेरोजगारों की मांगे तो पूरी करिए।
आप बेरोजगारों पे मुकदमे दर्ज कर, एक नहीं 4-4। अब 16 जून को जो प्रदर्शन हुआ, पीसीसी चीफ साहब बैरिकेड्स पर चढ़ रहे हैं, उनके कार्यकर्ता पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, हम पीसीसी के बाद चुपचाप बैठे, उन पे 151 के बाद 2 मुकदमे और दर्ज कर दिए जाते हैं, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। और मैं कह रहा हूं, आप बताइए हमने कौन सी रोड जाम की, कौन सी तोड़फोड़ की जो उनके मुकदमे दर्ज कर दिए। तो ये राजनीतिक षड्यंत्र है और अभी भी मुझे खतरा है। लेकिन जब तक युवा, मीडिया और समाज के लोग साथ हैं तो ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ। ये तो लेकिन आप सिर्फ आंदोलन करते रहेंगे, कोई समाधान भी आपके पास है? समाधान बहुत दिए, प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दें, बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को रोका जाए। 22 राज्यों के वो कागज, वो पॉलिसी मैंने इकट्ठे करके मैंने सरकार को सौंपा, मुख्यमंत्री जी को दिया। आज प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए, बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को रोका जाए, तो प्रदेश की बेरोजगारी कम होगी। क्योंकि आज राजस्थान में बहुत लोग आते हैं, राजस्थान के अभ्यर्थी बाहर जाते हैं तो 20 से 21 राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं लेते हैं। तो सरकार इस पर भी ध्यान दे। कई सुझाव मैंने सरकार को दिए, कमेटी को दिए, मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई, वो कमेटी की रिपोर्ट आज तक नहीं आई। तो हम सच के लिए लड़ रहे हैं, और सच के लिए जहां भी चली जाए तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं कि मुकदमे दर्ज करने से, लाठियां मारने से, 14 जून को लाठीचार्ज हुआ, 16 जून को लाठीचार्ज हुआ, इतने मुकदमे दर्ज करने से उपेंद्र यादव डरने वाला नहीं है। क्योंकि 10 साल से संघर्ष किया, पिछले 5 साल पिछली सरकार में संघर्ष किया, तब यही पीसीसी चीफ तो थप्पी मारते थे कि वाह अच्छा संघर्ष कर रहे हो। आज इनकी सरकार आगे इनसे सवाल पूछ लिया, वाजी मांग जो इनकी घोषणा है, इनकी जो कागज दे रहे कि आपने कहा वो कर दीजिए, उन मांगों को याद दिलाने के बदले में लाठी और मुकदमे मिल रहे हैं। तो आप तो खुद को बेरोजगारों का नेता बोलते हैं और आपको बेरोजगार आपको पसंद भी करते हैं, लेकिन जो अभी सेना भर्ती की जो नई स्कीम है अग्निपथ, उस पर आपकी चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। देखो, मैंने पहले कई इंटरव्यू में और ट्वीट भी किया था कि ये संविदा पे भर्ती जो कर रहे हैं गलत है और केंद्र सरकार को इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। और छुप्पी वाली बात नहीं है, कहाँ मैं फ्री रहा हूँ, 8 दिन जेल रहा हूँ, उसके बाद बाहर आया हूँ, उसके बाद मेरे कई साथी 1-2 रह गए तो उनको बाहर निकलवाया हूँ, और लगातार अभी हाईकोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ, जो झूठे मुकदमे किए गए और जो प्रदेश की जो मांगे हैं। क्योंकि मैं उलझा हूँ, राजस्थान की जो प्रदेश की जो कई महीनों से लंबित मांगे हैं, कई लोग पीड़ित है, बेरोजगार है, किसी का जैसे टेक्निकल हेल्पर भर्ती का परिणाम आ गया, उस पर बाद में पद बढ़ाने का कोई मतलब नहीं, पद बढ़ेंगे नहीं, इनको बहाना मिल जाएगा। जो मैं उन समस्याओं में उलझा हुआ हूँ, मैं 1-2 दिन में जो बीजेपी समर्थित जो बड़े नेता हैं उनसे मिलकर मैं उनको ज्ञापन सौंपूंगा, मांग करूंगा इस पर पुनर्विचार करके और इस फैसलों को बदला जाए। मैंने कहा ये संविदा के तौर पर एक तरह से संविदा की भर्ती है, वास्तव में गलत है, देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है, युवा बेरोजगारों के लिए भी यह सही नहीं है। इसलिए जो पहले जो पेंडिंग जो भर्तियां जो चल रही है उनको तो पूरा करना चाहिए और इस निर्णय को वापस लेना चाहिए और स्थायी भर्ती हमेशा करना चाहिए। क्योंकि संविदा के तौर पर भर्तियों का हमेशा विरोध किया है, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो। स्थायी भर्ती आएगी तो युवाओं में जोश भी होगा, देश के लिए अच्छा होगा। तो एक जो सवाल ये भी उठता रहा है कि रीट लेवल 16 की जो परीक्षा है उसके कई लोग अभ्यर्थी हैं अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपको रीट 2016 के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए जो आप उठाते नहीं हैं? नहीं, 16 के लिए मैं ज्ञापन दे के आऊँ, सीएमओ वार्ता में मैंने मांग रखी है। अब स्थिति क्या है कि सूची एसएलपी वापस लेकर सूची जारी कर दी, लेकिन सभी लोग जो पहले वाले रिपीट हो गए उनको दूर नहीं किया, तो एसएम में सीटें बहुत खाली रह गई। ये सरकार की गलत नीति है, वास्तव में इस नीति में सुधार होना चाहिए। 2018 में सीटें खाली हैं, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016, 18 सब में सीटें खाली रह जाती है, तो नियम सही नहीं है। आज वो भी बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि एक और सूची जारी की जाए, लेकिन सिस्टम में खामियां, नेता लोग अपने वोटों की तरफ ध्यान देते हैं, रैलियों की तरफ ध्यान देते हैं, या बेरोजगारों के रोजगार की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। मुकदमे दर्ज करवा दो, लाठीचार्ज करा दो, लेकिन ये कब तक चलेगा? 2023 दूर नहीं है। आपने शुरुआत में कहा कि 2023 के लिए राजनीति कर रहे हैं, अब 2023 के लिए जरूर राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि अब लक्ष्य हो गया कि जो युवाओं के साथ नहीं है, जो युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, युवाओं को लाठियां मुकदमे दे रहे हैं, उस सरकार को हम बख्शेंगे नहीं, उखाड़ फेंकेंगे। इसके लिए मैदान में उतरना पड़े, चाहे पूरे राजस्थान में यात्रा निकालनी पड़े और चाहे सरकार के खिलाफ कांग्रेस मुक्त राजस्थान अभियान चलाना पड़े, वो चलाएंगे। लेकिन अभी भी राज्य सरकार के पास समय है। आपने जेल में डाला, आपने लाठियां बरसाई, कोई बात नहीं, हम हाथ जोड़कर स्वीकार करेंगे, लेकिन कम से कम मांगे तो पूरी कर दीजिए। तो आपकी बातों से मुझे अब ये लगने लगा है कि आप अपनी 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये अब तक के जो आंदोलन थे आपके, जो बेरोजगारों के दर्द को आप एक बेचैनी के साथ उठाते थे, तो इसका सारा जो आपकी जो सियासी ज़मीन थी पूरी तैयार हो गई, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आप चुनाव लड़ना ही चाहते हैं तो बीजेपी से लड़ेंगे या कांग्रेस की पार्टी से लड़ेंगे? देखो, इस सवाल का जवाब यही है कि पहले कुछ लोग कहते थे कि तो सीएम के खास आदमी कांग्रेसी है, फिर कुछ कहते हैं बीजेपी के हैं। इसका सवाल यही कि मैं युवाओं का हूँ, और रही बात हमारे पास, जब हम संघर्ष कर रहे हैं हमारी मांगे नहीं मानेंगी तो हमारे पास ताकत क्या बची है? वोट की चोट 2023 में, और क्या बचा? लेकिन वोट की चोट इस बार यह होगी कि जिस पार्टी को या जिस दल को हम समर्थन देंगे उसको लिखित में देना होगा। हम इस बार हम चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व हो, हमारी मांगे, जैसे बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त करने वाली मांगे, कई ऐसी मांगे हैं
जो बेरोजगार दर्ज मुकदमे वापस लेने वाली, क्योंकि हमें इस सियासी दलदल में इसलिए उतरना पड़ रहा है कि उनको डर स्थापित करना होगा हम लोगों को, युवाओं को, सबको मिलकर कि हाँ युवाओं की अहमियत है। आपने मगरा बोर्ड, केस कला बोर्ड, जाति के आधार पर आप लोग अलग अलग वोट ले लेते हो, लेकिन आज युवा कहाँ जाए, युवा अपनी बात कहाँ रखे। ये 2023 की जो रणनीति आपके जो रख रहे हैं, ये इसलिए कि युवाओं को न्याय मिले। मैं कह रहा हूँ मैं खुला ऐलान कर रहा हूँ कि आप मांग पूरी कर दीजिए, बेरोजगार महासंघ हमेशा के लिए बंद कर देंगे। मैं चला जाऊंगा, लिखित में स्टाम्प पे दे दूंगा, उपेंद्र यादव कभी भी किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेगा। इसके लिए सरकार को पहल करनी होगी, सरकार को बुलाना होगा। और सरकार मुझे मत बुलाओ, मेरे बेरोजगार को बुलाओ कि भाई रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन वाला आ जाओ, LDC वाला आ जाओ, JN वाले आ जाओ, रीट लेवल 2 बहाल वाले आ जाओ, टेक्निकल हेल्पर वाले आ जाओ, प्रयोगशाला सहायक वाले आ जाओ, तमाम भर्तियों को, पीड़ित बेरोजगार को बुलाइए, बात करिए, समस्या का हल करिए। जब समस्या का हल हो जाएगा तो ना बेरोजगार एकीकृत महासंघ की आवश्यकता, ना उपेंद्र यादव की आवश्यकता। 2023 तो बहुत दूर है, उससे पहले समस्या का निस्तारण हो जाएगा। मुझे जेल में डालने से, मेरा कैरियर खत्म करने से समस्या का हल नहीं होगा, युवाओं में आक्रोश बढ़ेगा, जिसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। तो बीजेपी या कांग्रेस में आपको ऐसा नेता लगता है जो बेरोजगारों का चेहरा बन सकता है? फिलहाल जो हालात है, विपक्ष भी अपना कर्तव्य का पालन नहीं करती नजर आ रही है। और वर्तमान में कांग्रेस में हालांकि भर्तियां खूब निकाली, लेकिन पेपर लीक में भी राजस्थान नंबर 1 रहा। मैंने तो हमेशा कई जगह अच्छे निर्णयों के लिए सरकार को धन्यवाद दिया है। और रही बात, मैं इस सरकार में गुलामी करता और इन नेताओं की दरिया बिछाता, मैं कहता ठीक है साहब आपने अच्छे निर्णय, आज मैं भी मलाईदार पोस्ट पे होता। मुझे कहा कई लोगों ने बुलाया, कहा कि आपको अच्छा पद दे देंगे बोर्ड में या कहीं भी अच्छा पद दे देंगे, लेकिन मैं झुका नहीं, मैंने समझौता नहीं किया। क्योंकि कांग्रेस को 97 में लाने में युवाओं का बड़ा योगदान था, समर्थन दिया था, वही PCC में बैठकर, लेकिन मैंने कभी भी समझौता नहीं किया। जब 2013 में जब बीजेपी को समर्थन दिया, उसके बाद युवा मोर्चा में मुझे लेने की बात चली, मैंने कहा मेरे बेरोजगारों का काम कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और बगावत तो ये चली कि 5 साल बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करता रहा। अब कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा, मांगे पूरी कर दीजिए, नहीं तो अब जो 1-1.5 साल और बच्चा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। हम वाजिब मांगों के लिए लड़ रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आज तक मुख्यमंत्री जी और मंत्री सबको पता है, कभी भी निजी काम के लिए नहीं गया, न जाऊंगा। मैं गया हूं हमेशा बेरोजगारों के लिए। तो मैं इस चीज में लालच में नहीं आने वाला। यदि आज मैं जेल से बाहर आया हूं, आज जो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर इतना मान सम्मान, प्यार, आज हर जगह युवा साथ दे रहे, क्यों दे रहे? उनको सच्चाई का पता है कि आज संकट में उपेंद्र यादव उनके साथ रहता है। मेरे एक आखिरी सवाल आपसे है कि मैं इस वक्त जो है एक बेरोजगार नेता उपेंद्र यादव से बात कर रहा हूं, या मैं उस उपेंद्र यादव से बात कर रहा हूं कि जो 2023 के विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है? आज जो परिस्थितियां हैं, मेरे युवा बेरोजगार को न्याय मिले, पेपर लीक नहीं हो, और जो पेपर लीक के माफिया वो खत्म हो और समय पे भर्तियां हो, प्रतिवर्ष भर्तियां हो, जो इन्होंने घोषणा पत्र में डाले थे, और जो वादे किए थे वो पूरे कर दीजिए। मैं कह रहा हूं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं लिखित में स्टाम्प में देने के लिए तैयार हूं, आप मांगे पूरी कर दीजिए। और मांगे पूरी नहीं की तो हो सकता है 2023 में हर सीट पे मेरा युवा बेरोजगार इन नेताओं को टक्कर देता नजर आए, क्योंकि हमारे पास क्या बचेगा फिर? हमारे पास जब हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे, युवा बेरोजगार को न्याय नहीं मिलेगा, पेपर लीक होते रहेंगे, तो फिर बेरोजगार को क्या बचा? बेरोजगार के पास एक ही चीज बचेगी, वोट की चोट। और वोट की चोट के लिए सभी विधानसभा में यदि युवा बेरोजगारों को टक्कर लेनी पड़े तो वो भी लेंगे। उसकी रणनीति हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि नेताओं को डर लगता है केवल वोट से। ये उपेंद्र यादव, और आपने बेरोजगारों को लेकर इनके दर्द को, इनकी बेचैनी को सुना। इनका जो दर्द है बेरोजगारों के प्रति, जो इनकी जो बेचैनी है, वो कितनी सियासी है और कितने बेरोजगारों के सरोकारों से जुड़ी हुई है, ये वक्त बताएगा। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में इनके होने के अपने मायने भी होंगे। इंतजार करते हैं।